अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डान पब्लिक स्कूल के 10th क्लास के तीनों सेक्शंस का कल जो है वो राउंड टेस्ट है। और उसमें चैप्टर जो है 10 डैफोडिल और 10 जस्मीन का जो चैप्टर है मैन एंड हिज एनवायरनमेंट और इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है। तो ये जो है वो पीडीएफ की फॉर्म में तीनों सेक्शन को गालबन ये एमसीक्यूज़ तो नहीं है, ब्लैंक्स जो हैं वो पहुंच चुकी होंगी। तो ये ब्लैंक जो है ये फिल नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि ये आप लोगों की हेल्प हो जाए। ज़ाहिर इतनी ज़्यादा मैंने ब्लैंक्स बनाई हैं तो आप लोग सारी को ढूंढ के पढ़ शायद नहीं सकेंगे सुबह तक, तो मैं साथ आप लोगों की हेल्प कर देती हूँ और यहाँ पे मैं आप लोगों को ब्लैंक्स के अंदर क्या आता है वो मैं बताती जाती हूँ। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास ब्लैंक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है वो मिस्टेक हुई है टाइपिंग में, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं यहाँ पे, तो वो मैं करेक्शन के साथ पढ़ूंगी तो वो भी आपको क्लियर होती जाएंगी। तो सबसे पहली ब्लैंक है डैश इज़ डिफाइन एज सराउंडिंग इन विच ऑर्गेनिज्म लिव। डैश जो है वो सराउंडिंग है ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर रहते हैं। तो ये क्या होती है, एनवायरनमेंट होती है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म रहते हैं। देयर आर सॉरी द एनवायरनमेंट हैज़ डैश कंपोनेंट। एनवायरनमेंट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? एनवायरनमेंट के बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। डैश आर डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट टू फुलफिल देयर नीड्स। क्या चीज़ जो है वो एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करती है अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए? ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं, थर्ड में आता है ऑर्गेनिज्म। उसके बाद फोर्थ में आता है दी थिंग्स दैट मैन रिक्वायर फॉर सर्वाइवल एंड कंफर्ट आर कॉल्ड डैश। कहते हैं वो चीज़ें जो किसी इंसान को अपने सर्वाइवल के लिए और अपने कंफर्ट के लिए ज़रूरत होती हैं उनको क्या कहते हैं? उनको रिसोर्सेज कहते हैं। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास दी एनवायरनमेंट इज़ द डैश ऑफ रिसोर्सेज। एनवायरनमेंट रिसोर्सेज का क्या है? रिजर्वर है। नंबर 6 पे है मेंटेनिंग द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एनवायरनमेंट एंड देयर केयरफुल यूज़ इज़ कॉल्ड डैश। कहते हैं एनवायरनमेंट के जो नेचुरल रिसोर्सेज उनको मेंटेन करना और उनका केयरफुल यानी कि एहतियात के साथ यूज़ करना रिसोर्सेज को क्या कहलाता है? तो इस ब्लैंक में आपके पास आ जाएगा कंजर्वेशन। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था। नेक्स्ट है हमारे पास एन इकोसिस्टम एग्जिबिट डिफरेंट लेवल ऑफ डैश ऑर्गेनाइजेशन। इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। स्पीड अप करते हैं आप इस चीज़ को क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो 8वें नंबर पे हमारे पास डैश आर ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। सिमिलर ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को स्पीशी कहते हैं। 8वें में स्पीशी आ जाएगा। 9th में देख लें मेंबर ऑफ डैश स्पीशीज़ हैव सेम नीड्स। सेम स्पीशी की मेंबर्स की सेम नीड्स होती हैं, तो 9th में हमारे पास आ जाएगा सेम। कलेक्शन ऑफ populations of animals and plant in given area called dash। एक एरिया में जो डिफरेंट पॉपुलेशंस रहती हैं उनका जो कलेक्शन होता है, तो आपने पढ़ा हुआ है कि डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलके क्या बनाती हैं? कम्युनिटी बनाती हैं। तो हमारे पास 10th वाली ब्लैंक में आ जाएगा कम्युनिटी। डैश इज़ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है इकोसिस्टम, यानी कि 11 ब्लैंक में आ जाएगा आपके पास इकोसिस्टम। डैश इज़ natural area where organism live and interact with environment। जो डैश है वो एक एरिया है जिसमें ऑर्गेनिज्म रहते हैं और आपस में और अपनी एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उस यूनिट को हम इकोसिस्टम कहते हैं। ब्लैंक नंबर 12 में आता है इकोसिस्टम। 11 12 दोनों में इकोसिस्टम आता है। 13 जो है हमारे पास है इज़ द डैश इज़ द रीजनल इकोसिस्टम ऑन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। डैश जो है वो रीजनल इकोसिस्टम है किसी ऑर्गेनिज्म का। इसमें आ जाएगा बायोम। बायोम जो है रीजनल इकोसिस्टम होता है किसी ऑर्गेनिज्म का। 14 नंबर पे हमारे पास पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड डैश। वो पार्ट अर्थ का जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको बायोस्फीयर कहते हैं। स्पेसिफिक लोकेलिटी वेयर पर्टिकुलर सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड डैश। हैबिटेट कहते हैं। 16 नंबर पे हमारे पास फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स एंड रिवर फिशेस। 34 नंबर पे द बेस्ट सॉइल विच इज़ गुड फॉर एग्रीकल्चर इज़ कॉल्ड डैश। कौन सी जो सॉइल होती है जो एग्रीकल्चर के लिए गुड होती है, अच्छी होती है, वो होती है लोम। लोम LOAM लोम। 35 नंबर पे हमारे पास डैश इज़ कांस्टेंट एबायोटिक फैक्टर विच एक्ट एज एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। डैश जो है वो एक कांस्टेंट एबायोटिक फैक्टर है, ठीक है,
विच एक्ट एज एन एक्सटर्नल स्टिमुलस, जो कि एक एक्सटर्नल स्टिमुलस के तौर पे काम करता है। तो यहाँ पे इसमें आ जाएगा ग्रेविटी। उसके बाद हमारे पास है 36 नंबर पे रूट ग्रो टूवर्ड्स ग्रेविटी टू गेट डैश। रूट्स जो है ग्रेविटी की तरफ हरकत करती हैं, ग्रो करती हैं, क्या हासिल करने के लिए? न्यूट्रिएंट्स हासिल करने के लिए। 37 नंबर पे है दी ग्रीन प्लांट्स रिप्रेजेंट डैश। ग्रीन प्लांट्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? प्रोड्यूसर्स के लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा देयर आर डैश टाइप ऑफ बायोटेक कंपोनेंट। बायोटेक कंपोनेंट की कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स होती हैं बायोटेक कंपोनेंट की, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। यानी कि 38 ब्लैंक में आपके पास आता है 3। उसके बाद है प्लांट आर आल्सो कॉल्ड डैश। प्लांट्स को डैश भी कहा जाता है, ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है, प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। इसमें जो सूटेबल आपको लगे वो आप लिख सकते हैं, या ऐसा करें ऑटोट्रॉफ्स लिख के ऑब्लिगेट करके आपने जो है अगर आए तो प्रोड्यूसर भी लिख देना है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रीन प्लांट्स यूज्ड डैश फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड। ग्रीन प्लांट्स क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं फूड प्रिपेयर करने के लिए? तो यहाँ पे आपके पास सनलाइट भी आ सकता है, प्लस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके पास आ सकता है। तो दोनों चीज़ों को आपने लिख लेना है, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड डैश। फ्री फ्लोटिंग प्लांट यानी कि वो प्लांट जो तैरते रहते हैं, जिनकी जड़ें नहीं होती, एक जगह पे रुके हुए जो प्लांट्स नहीं होते हैं, उन प्लांट्स को क्या कहते हैं? ये प्लांट्स खास तौर पे एक्वाटिक हैबिटेट में होते हैं, इसको कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। नेक्स्ट है हमारे पास 42 नंबर पे दी रूटेड प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स ऑफ डैश हैबिटेट। जो हमारे पास ये थे फाइटोप्लैंक्टन्स थे, ये एक्वाटिक हैबिटेट के प्रोड्यूसर्स थे। तो जो हमारे पास रूटेड प्लांट हैं जिनकी जड़ें होती हैं और वो सॉइल में दबी होती हैं वो जड़ें, वो वाले हमारे पास होते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के, यानी कि खुश्की वाली हैबिटेट के प्रोड्यूसर्स होते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आता है यहाँ पे। नेक्स्ट है दी कंज्यूमर्स आर आल्सो कॉल्ड डैश। कंज्यूमर्स को डैश भी कहा जाता है, हेटेरोट्रॉफ्स भी कहा जाता है कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर्स कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस बाय द डैश। कंज्यूमर्स उस फूड को खर्च करते हैं जो कि डैश ने बनाई हुई होती है। डैश ने बनाई हुई होती है यानी कि प्रोड्यूसर्स ने बनाई हुई होती है। ब्लैंक नंबर 44 में आपके पास आ जाएगा प्रोड्यूसर्स। 45 में हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर्स आर कॉल्ड डैश। प्राइमरी कंज्यूमर को डैश कहा जाता है, हर्बीवर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डैश फीड डायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स। डैश जो है वो डायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं एज अ फूड, हर्बीवर्स खाते हैं। नंबर 47 पे है सेकेंडरी कंज्यूमर फीड ऑन हर्बीवर्स आर कॉल्ड डैश। सेकेंडरी कंज्यूमर जो हर्बीवर्स को खाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कार्निवर्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 48 ब्लैंक डिकम्पोजर्स आर आल्सो कॉल्ड डैश। डिकम्पोजर्स को डैश भी कहा जाता है, सेप्रोफाइट्स कहा जाता है डिकम्पोजर्स को। नंबर 49 पे है डैश गेट एनर्जी बाय डिकम्पोजिंग रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। डैश जो है वो अपनी एनर्जी हासिल करते हैं एनिमल्स के और प्लांट्स के डेड रिमेन्स को डिकम्पोज करके। तो ज़ाहिर है डिकम्पोज कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है, क्या आ जाएगा? डिकम्पोजर्स। 50 देख लें, ब्लैंक नंबर 50 डिकम्पोजर्स आर आल्सो कॉल्ड, ये फिर रिपीट हो रही है तो यहाँ पे सेप्रोफाइट्स आएगा। ब्लैंक नंबर 51 को देखें डैश इज़ रिक्वायर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। तमाम तरह की एक्टिविटीज़ करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। ब्लैंक नंबर 52 है हमारे पास दी सन, यहाँ पे सन है, अच्छा दी सन लॉसेज एनर्जी बाय एमिटिंग डैश। सन अपनी एनर्जी लॉस करता है बाय एमिटिंग, क्या खारिज करके? लाइट खारिज करके अपनी एनर्जी रिलीज़ करता है। नेक्स्ट है हमारे पास 53 ब्लैंक फॉर इकोसिस्टम मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इज़। इकोसिस्टम के लिए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सनलाइट है। ब्लैंक नंबर 54 एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम इन द फॉर्म ऑफ डैश। इन द फॉर्म ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। एनर्जी जो इकोसिस्टम में फ़्लो करती है वो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स की फॉर्म में फ़्लो करती है। नेक्स्ट हमारे पास डैश इज़ फाउंड इन आवर ब्लड। डैश जो है हमारे ब्लड में मौजूद है, आयरन मौजूद होता है हमारे ब्लड में। अ प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज़ कॉल्ड डैश। ये तो सबको आता होगा, फूड चेन है इसमें। नेक्स्ट है 56 डैश इज़ फाउंड इन आवर ब्लड। अच्छा ये हो गया, इसमें आ जाता है आयरन। मेजर फीडिंग लेवल्स आर कॉल्ड, फीडिंग लेवल्स को ट्रॉपिक लेवल्स भी कहते हैं। अबाउट डैश % ऑफ कैलोरीज इन प्लांट मैटर सर्वाइव फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड ट्रॉपिक लेवल। कहते हैं एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में कितने % जो है कैलोरीज के जाता है। यानी कि एक जैसे प्लांट्स हैं
तो उसमें से जब उसको कोई हर्बीवर खाता है तो प्लांट की कितने % एनर्जी जो है वो हर्बीवर्स की बॉडी के अंदर स्टोर होगी, तो 10% जो है वो स्टोर होती है। नेक्स्ट है ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप अमंग स्पीशीज़ इज़ कॉल्ड डैश। ग्राफिकल जो डिस्क्रिप्शन होती है फीडिंग रिलेशनशिप की, उसको हम फूड वेब कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीशीज़ आर कनेक्टेड बाय लिंक्स और एरोज कॉल्ड डैश, सॉरी लाइंस और एरोज। लाइंस और एरो की मदद से स्पीशीज़ को लिंक किया जाता है किसी भी फूड वेब में, तो उन लाइंस और एरोज को क्या कहा जाता है, उनको लिंक्स कहा जाता है। इन अ फूड वेब स्पीशीज़ आर समटाइम रेफर्स टू एज डैश। कहते हैं जो फूड वेब होता है उसमें जो स्पीशीज़ होती हैं उसको क्या रेफ़र किया, क्या कहा जाता है, उनको नोड्स कहा जाता है। नेक्स्ट है बंडल ऑफ मैनी इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स अंडरस्टूड है, आपने डेफिनेशन में भी ये याद किया, फूड वेब की डेफिनेशन में होता है कि मैनी इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स जो है वो क्या बनाती हैं, फूड वेब बनाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है देयर आर डैश बेसिक वेज ऑफ ऑर्गेनिज्म टू गेट फूड। ऑर्गेनिज्म के बेसिकली 3 वेज होते हैं कोई भी फूड ऑब्टेन करने के। नेक्स्ट है प्लांट्स एंड एल्गी। यहाँ पे एक मिस्टेक है, प्लांट्स एंड एल्गी मेक देयर फूड एंड आर कॉल्ड डैश। दोनों अपनी खुराक खुद बनाते हैं, तो इस वजह से इनको क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हर्बीवर्स ईट प्लांट्स एंड आर कॉल्ड डैश। हर्बीवर्स प्लांट्स को खाते हैं, इस वजह से उनको क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कार्निवर्स ईट डैश। कार्निवर्स किसको खाते हैं, हर्बीवर्स को खाते हैं। ज़रूरी है कार्निवर्स जो है वो हर्बीवर्स की को ही खाएं, कार्निवर्स दूसरे कार्निवर्स को भी खाते हैं। यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कार्निवर्स ईट अदर एनिमल्स। नेक्स्ट है हमारे पास कार्निवर्स विच ईट अदर कार्निवर्स आर कॉल्ड डैश। वो कार्निवर्स जो दूसरे कार्निवर्स को खाते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ रैबिट कंज्यूम 1000 किलो कैलोरीज ऑफ प्लांट एनर्जी एंड इज़ ईटन बाय फॉक्स एंड न्यू बायोमास ऑफ फॉक्स विल बी। कहते हैं अगर रैबिट जो है वो खाता है प्लांट की, यानी कि इतना प्लांट खाता है कि उसको 1000 किलो कैलोरीज एनर्जी, यानी कि रैबिट इतने प्लांट खाता है, यानी कि ज़ाहिर है हर्बीवर है तो वो प्लांट को ही खाएगा, तो इतना खाता है कि उसको 1000 किलो कैलोरीज एनर्जी मिल रही है उन प्लांट से। तो कहते हैं एंड इज़ ईटन बाय, अब उस रैबिट को कौन खा जाता है, उसको फोक्स खा जाती है। तो कहते हैं न्यू बायोमास ऑफ फोक्स विल बी, यानी कि उसकी 1000 किलो कैलोरीज एनर्जी जो उसकी बॉडी के अंदर गई हैं, उनमें से कितनी किलो कैलोरीज जो है वो एनर्जी फॉक्स की बॉडी के अंदर जाएंगी, सेव होंगी, या उसकी बॉडी को मिलेंगी, उसकी बॉडी को मिलेगी 100 किलो कैलोरीज एनर्जी। क्योंकि हमने अभी पीछे डिस्कस किया था 10% जो है वो बायोमास जो होता है वो या एनर्जी जो होती है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में शिफ्ट होती है, बाकी जो है हीट की फॉर्म में और डिफरेंट फॉर्म्स में जो है वो ज़ाया हो जाती है। ब्लैंक नंबर 69 है इन pyramid of biomass the higher tropic level have biomass dash than lower tropic level। कहते हैं pyramid of biomass में अगर देखा जाए तो हायर ट्रॉपिक लेवल जो होता है उसका बायोमास लोअर ट्रॉपिक लेवल से क्या होता है, कम होता है। हायर ट्रॉपिक लेवल का बायोमास लोअर ट्रॉपिक लेवल से pyramid of biomass में कम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लैंक नंबर 70 the 3-dimensional graph of biomass in successive tropic level will be like dash। कहते हैं जो 3 डायमेंशनल एक ग्राफ होता है बायोमास का सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल में, तो वो किसकी तरह होता है, वो पायरामिड की तरह होता है। ये आपकी बुक की स्टेटमेंट्स हैं सारी। पायरामिड ऑफ नंबर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ईच ट्रॉपिक लेवल। यहाँ पे ब्लैंक जो है वो नंबर है, तो कॉमन सेंस की बात है, पायरामिड ऑफ डैश रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो 3 तरह के पायरामिड है, एक पायरामिड बायोमास है, पायरामिड ऑफ नंबर है, और पायरामिड ऑफ एनर्जी है। तो नंबर को डिस्कस कर रहे हैं तो पायरामिड ऑफ नंबर होगा। ब्लैंक नंबर 72 है डेड बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिकम्पोज्ड बाय डिकम्पोजर्स। 73 है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट अलोंग करेक्टरिस्टिक सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड डैश। इसको बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। सर्कुलर पाथ होता है जिसमें बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है केमिकल एलिमेंट्स की ऑर्गेनिज्म के और एनवायरनमेंट के दरमियान में, तो उस पाथवे को क्या कहते हैं, उस सर्कुलर पाथवे को कहते हैं हम बायोजियोकेमिकल साइकिल। नेक्स्ट है यहाँ पे नंबरिंग भी थोड़ी गड़बड़ है,
तो ख़राब दी हुई है। तो 75 नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है डैश अर्थ एटमॉस्फेयर, यहाँ पे डैश नहीं है शुरू में। अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन ऑलमोस्ट डैश कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है अर्थ एटमॉस्फेयर में? 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास ब्लैंक नंबर 76, प्लांट यूज सनलाइट टू बाइंड कार्बन टू डैश। प्लांट जो है वो क्या चीज़ इस्तेमाल करके कार्बन को, यानी कि सनलाइट को इस्तेमाल करके, यहाँ पे सनलाइट भी एज अ ब्लैंक हो सकती थी। तो प्लांट जो है वो सनलाइट को यूज़ करके कार्बन को किसके साथ बाइंड करते हैं? ग्लूकोज के साथ बाइंड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज ड्यूरिंग। कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रोसेस के दौरान रिलीज़ होती है एटमॉस्फेयर के अंदर? तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं, आप तीनों लिख सकते हैं ऑब्लिगेट करके या कॉमा डाल के। डिकम्पोजिशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, फॉसिलाइजेशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, और रिस्पायरेशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ होती है। सॉरी, रिस्पायरेशन, फॉसिलाइजेशन एंड कंबस्शन या बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये 3 प्रोसेस हैं। ठीक है, माइंड में रखना है आप लोगों ने। पहला जो है रिस्पायरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, दूसरे नंबर पे हमारे पास फॉसिलाइजेशन, और तीसरे नंबर पे है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि कंबस्शन का जो प्रोसेस होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है। 77 जो ब्लैंक है उसमें 3 आते हैं, फॉसिलाइजेशन, रिस्पायरेशन एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल या कंबस्शन। ये जो अगली ब्लैंक्स हैं ये वाली, तो इसमें ऑलमोस्ट सारी वो वाली ब्लैंक्स हैं जो आपके कोर्स में शामिल नहीं हैं। एक दो जो ऊपर हैं, बाय प्रोसेस ऑफ डैश इज़ रिलीज इन एटमॉस्फेयर, ये ब्लैंक थोड़ी इसमें मिस्टेक है। यहाँ पे भी जो है वो प्रोसेस पूछा हुआ है जिसके ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होती है एटमॉस्फेयर में, तो आप तीनों प्रोसेस लिखेंगे। सम ऑफ कार्बन रिटर्न टू द फिजिकल इन्वायरमेंट बाय प्रोसेस ऑफ डैश, यहाँ पे सम पूछा हुआ है कुछ कार्बन, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास फॉसिलाइजेशन। ठीक है, तो कुछ कार्बन जो है, थोड़ी बहुत कार्बन जो है फॉसिलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान भी एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है। तो जब सम का वर्ड आ जाए तो आपने याद रखना है कि आपने यहाँ पे लिखना है फॉसिलाइजेशन। यहाँ पे जो बाकी ब्लैंक्स हैं वो नाइट्रोजन साइकिल से रिलेटेड है। नाइट्रोजन साइकिल जो है वो आपके कोर्स से स्किप हुआ हुआ है, स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। तो आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब मैं दूसरे चैप्टर की ब्लैंक्स भी अगली वीडियो में आप लोगों को समझा देती हूँ और फिल करके बता देती हूँ कि उनमें क्या आता है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।